तुम गुनहगार हो। गौरव महेश्वरी ने काम वाली से रिश्ता तो जोड़ा, लेकिन नहीं, किस्मत ने सजा उसके बेटे को दी। तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम कोई जादूगरनी हो ना, हर चीज़ पर जादू चला देती हो। अमृत की बातें सोना को जहर लग रही थी, पर वह चुपचाप खड़ी थी। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो? उधर इधर आओ, बैठो जी, मैं खाना खा चुकी। सोना अपनी जगह से अमृत के आसपास चलो खाना उसे मत, हमेशा मुझे घबराहट अपनी होती थी। ही दे दो, उसकी बैठो ना। एक्सरे करती नहीं छोटे सर, मैं नजरें ठीक हूँ, उसे वह कपड़ों के पास सकुचाते त्वचा के हुए अंदर बोली, रहती लेकिन मैं सी तो ठीक लगती नहीं और हूँ ना, वह बेहाल हुआ जा सिहर रहा हूँ, जाती। प्यार उसकी से बोल तमाम रहा हूँ, तारीफों समझ और नहीं मीठी आ मीठी रहा बातों क्या? से उसे घिन आती थी। वह झुकी और अमृत की गिरफ्त से निकलकर बाहर भागी, लेकिन अमृत ने चीते की तरह झपटा मारकर उसे लॉन में धर दबोचा। पूरी ताकत से उसके हाथ को काटकर वह मेन गेट की तरफ दौड़ी। न जाने कैसे उसमें इतनी ताकत आ गई कि इतने ऊंचे बंद मेन गेट पर चढ़कर बाहर निकले। नुकीले तीरों से कटकर घायल हुए हैं। तभी तेजी रोशनी ने उसकी आंखें चुंधिया दी और वह कार से टकरा गई। ड्राइवर ने कार रोकी और लपककर उसे गोद में उठाकर अंदर ले आया। अंदर अमृत के बदहवास हुलिये लॉन में पड़े सोना के दुपट्टे ने मिस्टर एंड मिसेज महेश्वरी को सारा मामला समझा दिया। दुख और गुस्से से कांपते महेश्वरी जी ने लॉन में पड़ा लोहे का पाइप उठाया और अमृत को बेतहाशा पीटने लगे। उनका गुस्सा देखकर किसी की बीच बचाव की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैसेज महेश्वरी से बेटे की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने उस पर झुकते हुए रह की गुजारिश की। तब महेश्वरी जी होश में आए। हाँफते हुए उन्होंने पाइप फेंका। अमृत झटके से उठकर उसके सामने जा पहुंचा और उसकी कलाई पकड़कर मोड़ दी। सोना की आंखों में आंसू भर आए। सर प्लीज जाने दीजिए, जाने ही दे रहा था, इसलिए इतनी ढीठ हो गई हो? मालिक की सेवा करना फर्ज है तुम्हारा, भूल गई? आओ अपने मालिक की सेवा करो। अमृत अब उसे दीवार से सटाए दोनों हाथों से उसका रास्ता रोक के खड़ा था। शराब का भवक सोना की नाक से टकराया। उसने बेबसी से इधर उधर देखा। पूरे घर में सन्नाटा था। आज सर और मैडम बाहर गए थे ड्राइवर के साथ। बाकी सब नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी। यह बात सोना को यहाँ आकर ही पता चली और वह तभी से पछता रही थी। वह चाहे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अच्छी बुरी नज़रों को पहचानने की समझ तो हर लड़कियों में होश संभालने ही आ जाती है। एम्बुलेंस आ चुकी थी। अमृत को सिर में 10 टाँके आए और हाथ पैर की हड्डियों में फ्रैक्चर था। सोना की जख्म गहरे नहीं थे। उसकी मरहम पट्टी कर दी गई, लेकिन महेश्वरी जी को मेजर हार्ट अटैक आया। उनकी सर्जरी चल रही थी। हालत गंभीर थी। उनकी अप्रोच और पावर की बदौलत पुलिस या मीडिया को मामले की खबर नहीं हुई। सब कुछ सीक्रेटली हैंडल किया जा रहा था। 15 दिन बाद वे घर आए। सब घरवाले उनके आसपास जमा थे। उन्होंने कहना शुरू किया। कहते हैं पुरखों के कर्म फल की सजा बच्चे भुगतते हैं। कहते हैं कर्म लौटकर आते हैं। कहते हैं अपने पाप पुण्य के नतीजे हमें इसी दुनिया में मिलते हैं। मैंने यह देख भी लिया। यह कहानी शुरू हुई थी आज से 30 साल पहले, जब मैं 16-17 साल का था। दाई माँ पीताम्बरी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्हें मैं तो अम्मा कहता था। उन्हीं के हाथों मेरी परवरिश हुई। वह महज नौकरानी नहीं, हमारा परिवार ही थी। इसी भरोसे वे काम के लिए अपनी बेटी चांदी को अपने साथ लाने लगी थी। चांदी नाम जैसे ही उजली चमकती, निर्दोष निश्छल मासूम मेरी ही उम्र की थी। पारे जैसी चंचल, हिरनी जैसी फुर्तीली, जो उसके हाथ की चाय पी लेता दुनिया में और किसी की चाय पसंद न आती। खाना बनाने में भी माहिर, चक्री की
तरह घूमती रहती और सारे काम निपटाती। लड़कपन का दौर था और पहली बार किसी लड़की से बात करने, उसके साथ इतना समय साथ बिताने का मौका मिला था। पितो अम्मा मेरी माँ जैसी थी, लेकिन सगी माँ तो नहीं थी, पर वे मुझे अभी भी अपना नन्हा मुन्ना गोलू ही समझती थी। जबकि मैं गौरव महेश्वरी प्राइवेट लिमिटेड का इकलौता वारिस खुद को साबित करने की होड़ में लगा हुआ था। चांदी को दुनिया घूमने का, नई नई बातें जानने का बहुत शौक था। मैं जब भी कहीं बाहर जाता ढेर तस्वीरों खींचता, उसे हर जगह के बारे में बताता और सबसे नज़रें बचाकर उसे खूब तोहफे देता। आखिर वह भी उम्र की उसी दौर से गुजर रही थी जिसमें मैं था। उसे भी मेरी तारीफ़ें, मेरा साथ, मेरा उस पर ध्यान देना, उसे स्पेशल महसूस कराना अच्छा लगता था। हम दोनों के बीच एक अनकहा मजबूत रिश्ता बनता जा रहा था। सब ठीक चल रहा था कि तभी मेरे पापा ने तय किया कि आगे की पढ़ाई के लिए मुझे लंदन जाना चाहिए। इससे हम दोनों ही चिंतित हो गए। एक दूसरे से दूर होने का सोचते ही दोनों को घबराहट होने लगी। मैं 21 का हुआ नहीं था, इसलिए कोर्ट मैरिज कर नहीं सकते थे। वैसे भी पापा को पता चल ही जाता। तब हड़बड़ाहट में हमने फिल्मी स्टाइल में शहर से दूर एक मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर, सिंदूर मंगलसूत्र पहनाकर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया। हमें उम्मीद थी कि अब हमें कोई दूर नहीं कर पाएगा। अब चूंकि चांदी का डर दूर हो चुका था, वह मुझ पर हक जमाकर बात करती थी, मेरा नाम नहीं लेती थी, पत्नी की तरह मेरा ध्यान रखते थे। एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती, कमरा सजाती, जूते से रुमाल तक सब सहेजकर मेरे हाथों में देती। यह बदलाव घरवालों की नज़रों से बचा नहीं रह सका। मम्मी और पितो अम्मा दोनों ही बहुत कुछ समझ रही थी, पर खामोश थी। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। उन्हें लग रहा था कि जल्दी ही मैं चला जाऊंगा और 3 साल से पहले नहीं लौटूंगा, तो क्यों बेकार ही रोक टोक की जाए। बस अब यह हुआ था कि पूरे टाइम हम दोनों पर किसी न किसी को नज़र रहती थी। उस टाइम मोबाइल फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे। खूब सारी कस्में वादे पहुँचते ही फ़ोन करने के वादे के साथ मैं लंदन रवाना हुआ। दूर रहना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, खासकर नए बने रिश्ते के बाद। लंदन पहुंचकर मैंने फ़ौरन घर पर फ़ोन लगाया, इस उम्मीद में कि चांदी फ़ोन के आसपास ही होगी, लेकिन माँ ने फ़ोन उठाया। मैंने पितो अम्मा को का पूछा तो उन्हें फ़ोन दे दिया। मैंने सरसरी उनका और चांदी का हाल चाल पूछा। इससे ज़्यादा मैं कर ही क्या सकता था। फिर तो मैं रोज़ फ़ोन करता इस उम्मीद में कि कभी तो बात हो, लेकिन नहीं हुई। मैं नए देश में पढ़ाई लिखाई और मौज मस्ती में व्यस्त हो गया। इतनी आज़ादी और खुलापन मेरे लिए सपना ही था। वहीं पापा ने मेरी मुलाकात स्वप्ना सक्सेना से कराई। वे चाहते थे हम एक दूसरे को पसंद करें, ताकि उनके और सक्सेना अंकल, जो उनके बिजनेस पार्टनर भी थे, कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। स्वप्ना एक तेज तरार आत्मविश्वास से भरी लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ले रही थी। मॉडर्न और बहुत सुंदर लड़की थी। मेरा मन न चाहते हुए भी चांदी से उसकी तुलना करने लगता। मुझे अफसोस होता कि मैंने जल्दबाजी में एक कामवाली से रिश्ता जोड़ लिया। चांदी की यादें मन से मिटती जा रही थी। पढ़ाई पूरी होते ही मन में उधेड़-बुन चल रही थी कि चांदी का सामना कैसे करूँगा, उससे पीछा कैसे छुड़ाऊँगा, उसे बाई बनाकर घर में रखने और स्वप्ना से शादी करके 2-2 बीवियों का सुख पाने की कमीनी सोच भी मन में आई, लेकिन मुझे वह मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। घर पहुंचकर मम्मी ने बताया कि चांदी की शादी हो चुकी है। मेरे जाने के
कुछ समय बाद ही और पीतो अम्मा उसी के साथ रहने चली गई। मुझे खुश होना था, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, उस अहंकारी बच्चे की तरह जो किसी और को अपना खिलौना देने की बजाय उसे तोड़ देना पसंद करता है। मैं चांदी की जान ले लेना चाहता था, बस 3 साल इंतजार न कर सकी मेरा। पर कुछ ही दिनों में मन शांत हो गया। स्वप्ना सक्सेना मिसेज स्वप्ना माहेश्वरी बनकर मेरे घर आ गई और अगले ही साल अमृत हमारी गोद में था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2 साल पहले पीतो अम्मा मेरे ऑफिस मुझसे मिलने आई। उनको देखकर पूरा अतीत मेरी आंखों के आगे लहरा गया। उन्होंने जो बताया मैं तो सन्न रह गया। गोलू बेटा, तुम्हारे जाने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि चांदी पेट से है। मैंने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। उसे कहा कि बच्चा गिराकर जल्दी से उसकी शादी तय कर देती हूँ, यही रास्ता बचा है। लेकिन वह रट लगाती रही कि उसने कोई पाप नहीं किया। तुमने उससे शादी की है, वह तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा बच्चा बिना तुम्हारी रजामंदी वह नहीं गिराएगी। मुझे मालूम था यह पागलपन है और एक मजबूर माँ क्या करती। मैं मैडम से तुम्हारा नंबर मांगने गई तो उनको कुछ शक हुआ। उन्होंने मुझे गलत नंबर दे दिया और मेरी जासूसी कराई। उन्हें सब माजरा पता चल गया। उन्होंने ज़बरदस्ती चांदी का आभूषण कराने अपने गार्ड को भेजा, लेकिन वह चलती गाड़ी से कूद गए। भीड़ लगने की वजह से गार्ड भाग निकला। चांदी को बहुत चोट आई, लेकिन उसे लेकर मैं गांव भाग गई। गहरी चोट और ठीक से इलाज और खुराक न मिलने से वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। बच्चे को जन्म देते हुए वह चल बसी। मेरे पास तो जीने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक नन्ही जान मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने वह उठाई भी और पर अब शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, अब मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अब तो डीएनए की जांच से सब पता लग जाता है कि जांच करा लो, तसल्ली कर लो। यह चांदी की अस्थि कलश और तुम्हारी बेटी मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। हिचकियों से रोते हुए पीतो अम्मा ने मुझे कलश सौंपा और मैं इतना बड़ा कमीना की सोच रहा था, मगर अगर मैंने इन्हें भगा दिया और इनकी नातिन ने मुझ पर पिता होने का केस कर दिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। जायदाद में हिस्सा अलग देना पड़ेगा। तो मैं सोना को नौकरानी बनाकर यहाँ ले आया, यह कहकर कि यह पीतो अम्मा की नाती है। पीतो अम्मा विरोध न कर पाई कि उनको सर्वेंट क्वार्टर और काफ़ी पैसे मिल गए थे। विरोध करने पर उनकी और सोना की जान को खतरा भी हो सकता था। लेकिन अकेले मैं जब भी चांदी के बारे में सोचता, उस मासूम ने जो सहा वह सोचता, तो मेरी अंतरात्मा मुझे कीड़े मारती। दिन रात सोना को अपने सामने देखकर मुझे उसकी याद आती और मैं हार्ट पेशेंट बन गया। लेकिन उस दिन अमृत जो अनर्थ करने जा रहा था, उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं अमृत से बड़ा पापी हूँ। वह तो जानता भी नहीं कि वह जिस पर बुरी नज़र गड़ाए हैं वह उसकी बड़ी बहन है। ईश्वर ने मुझे पुनर्जीवन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दिया है। मैं गौरव माहेश्वरी चांदी माहेश्वरी को अपनी व्याहता स्वीकार करता हूँ। संपूर्ण विधि विधान से उसका श्राद्ध करूँगा और सोना माहेश्वरी जो मेरी अपनी बेटी है को माहेश्वरी परिवार में शामिल करता हूँ। सबके सब सुन थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। वकीलों की टीम
वसीयत तैयार कर रही थी। अब उनकी चांदी की आत्मा को शायद शांति मिल सकेगी, जिसका दोष बस इतना था कि उसने गरीब होते हुए भी प्रेम कर लिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।